तो दोस्तों, जो दैनिक जागरण हमारा न्यूज़पेपर है, क्योंकि जब भी हम आरएएस या आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो न्यूज़ क्लिपिंग्स होती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो देखिए 31 तारीख है आज, ठीक है, 31 मार्च है। तो दैनिक जागरण में डॉक्टर रितु सारस्वत जी का, जो लेखिका हैं, समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, उन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खतरों के बारे में बताया है। यानी नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं कि समलैंगिक विवाह जो है उसको नेगेटिव बोला है इन्होंने, ठीक है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं और मतलब आने की संभावना रहती है कि आप समलैंगिक विवाह की समालोचना कीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आप उसके पक्ष में विचार रखिए, एक उससे क्या खतरे हो सकते हैं उनके बारे में बताइए। तो एक पक्ष को आज हम समझ रहे हैं, यानी जो उसका विरोध करता है उस पक्ष को आज हम समझ रहे हैं। देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रही याचिकाओं का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। यानी केंद्र सरकार ने इनका विरोध किया है। कहा है कि इनकी मान्यता से स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों में संतुलन प्रभावित होगा, कि जो संतुलन बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यकीनन मूल्यों और परंपराओं को दकियानुसी कहने वाला सोच इसे भारत का पिछड़ापन कहेगा। यानी जो ऐसे सोचता है कि जो परंपराएं हैं वो एक दकियानुसी सोच के गुलाम है, ऐसे लोग तो यही कहेंगे कि समलैंगिक विवाह को न अपना पाना ये भारत का पिछड़ापन है। परंतु समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर, लेकिन यहाँ पर हमें जो नुकसान है उसकी तरफ ध्यान देना है कि परंतु समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, ये विचारणीय बिंदु है। क्योंकि हम आज किसी चीज़ को लागू कर रहे हैं तो उसको फ्यूचर में देख करके करना है। परंपरागत रूप से विवाह और स्थानापत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु एक वर्ग विवाह के प्रजनन अर्थ को खारिज करता है। एक वर्ग जो है वो विवाह के प्रजनन अर्थ को खारिज कर रहा है। ये कोई संयोग नहीं है कि जिन देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, वहाँ मतलब जहाँ पर कानूनी मान्यता दे दी गई कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, वहाँ सबसे कम प्रजनन दर है, मतलब वहाँ पर कम बच्चे पैदा किए जाते हैं। नीदरलैंड, स्वीडन, कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है और वहाँ की जन्म दर प्रति महिला लगभग 1.6 बच्चे हैं, जो 2.1 की प्रतिस्थापन प्रजनन दर से बहुत नीचे है। ठीक है जी, समझ में आती है ये बात। यानी कि कुछ आंकड़े भी हम यहाँ से अब जुटा सकते हैं। जनसंख्या संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी बता रहे हैं कि जिन 10 देशों में अध्ययन के समय समलैंगिक विवाह को अनुमति थी, उनकी प्रजनन दर दुनिया में 193 देशों से कम थी। ठीक है, यानी 193 देशों से कम थी। यहाँ संभवतः यह तर्क देने का प्रयास किया जाएगा कि कम जन्म दर का कारण विषम लैंगिक युगलों द्वारा प्रजनन के प्रति घटती रुचि है। परंतु विभिन्न शोध इस तथ्य को इंगित करते हैं कि समलैंगिक विवाह एक जन्म विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देता है। हम जानते हैं कि जनसंख्या में गिरावट समाज पर जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक तनाव डालती है। मतलब अगर जनसंख्या में गिरावट भी होती है तो जबरदस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न होता है। जनसंख्या बढ़ना एक तनाव है। तो अब देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट उभर कर आया है कि जनसंख्या में गिरावट से भी समाज पर एक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा, राजनीतिक भी पड़ेगा, आर्थिक भी पड़ेगा। आर्थिक इस तरह से कि हमारी युवा शक्ति कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। समलैंगिक विवाह की पैरवी करने वाले ये तर्क देते हैं कि यद्यपि वे सामान्य रूप से बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, परंतु बच्चों को गोद लेकर या शुक्राणु दान से वे अभिभावक बन सकते हैं और बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं। नो बेसिस व्हाट द स्टडी डोंट टेल अस अबाउट सेमलिंग पेरेंटिंग नामक शोध उन सभी शोधों पर प्रश्न उठाता है जो निरंतर ये तथ्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि समलैंगिक के बच्चे विषम लैंगिक अभिभावकों के बच्चों से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं। A new study of young adults conceived through sperm donation बताता है कि सामाजिक और आर्थिक सुनिश्चितता के बावजूद भी शुक्राणु दान के माध्यम से जन्म लिए बच्चों में जैविक माता पिता की संतानों की अपेक्षाकृत मादक द्रव्यों का सेवन, अपराध की ओर झुकाव तथा अवसाद की आशंका अधिक रहती है। यानी वो ऐसे बच्चे जो हैं, जो समलैंगिक पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो अवसाद से ज़्यादा ग्रस्त हैं, या तो वो मादक पदार्थों का सेवन करने में लग जाते हैं या अपराध की ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन में विषम लैंगिक विवाहित जोड़ों के बच्चों की तुलना में समलैंगिक जोड़ों के बच्चों का प्रदर्शन सामाजिक और अकादमिक स्तर पर खराब पाया गया। समलैंगिक विवाह के वैधीकरण से उत्पन्न सभी
सबसे बड़ी त्रासदी वयस्कों पर नहीं बल्कि बच्चों से जुड़ी है। समलैंगिक विवाह ये सिद्ध करने की चेष्टा है कहता है कि भाई समलैंगिक विवाह ये सिद्ध करने की चेष्टा है कि मातृहीन अथवा पितृहीन बच्चे समाज की वास्तविकता हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज स्वयं जानबूझकर बच्चों के लिए स्थायी रूप से मातृ या पितृहीन परिवारों का विकल्प उपलब्ध करवाकर अपने भविष्य को अंधकार में धकेलने को तत्पर दिखाई दे रहा है। यानी ये नेगेटिविटी को इन्होंने प्रदर्शित किया है, क्योंकि हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि समलैंगिकता को सही ठहराया जाए तो उसके पक्ष में कारण दीजिए, और समलैंगिकता को गलत ठहराया जाए इसके पक्ष में राय दीजिए। तो आपको दोनों ही पक्षों को जान लेना बेहतर होगा। चलिए साथियों, क्योंकि ये बहुत ही करंट का मुद्दा है, धुआंधार मुद्दा है, इस पर बहुत सारी बहस भी चल रही है। बहुत सारे जो समलैंगिक पेरेंट्स हैं वो भी इसमें सामने आ रहे हैं, जो समलैंगिक कपल्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और तरह तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो इस चीज़ों को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समलैंगिक विवाह के संदर्भ में ये तर्क भी दिया जाता है कि कानूनी मान्यता प्राप्त होने पर ऐसे युगलों के संबंध कहीं अधिक स्थिर होंगे। हालांकि मैसाचुसेट्स के अध्ययन में पाया गया कि केवल 1 साल या उससे कम में ही उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ने की बात की। स्वीडन में पुरुषों की साझेदारी में तलाक का जोखिम विषम लैंगिक विवाह से संबंधित जोखिम की तुलना में 50% अधिक दिखाई दिया। यानी 50% ज़्यादा तलाक समलैंगिक विवाह में हो रहे हैं, यानी जो नॉर्मल विवाह है उससे 50% अधिक, ठीक है ना। यदि समलैंगिक साझेदारी की अस्थिर प्रकृति विवाह के आदर्श का हिस्सा बन जाती है तो समाज की सामान्य विवाह पद्धति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यानी अगर उसे हम समाज की ही एक, आप कह सकते हैं कि परंपरा का हिस्सा मान लेते हैं, तो जो पुरानी परंपराएं हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें आंकड़े जुटाना बहुत ज़रूरी है। समलैंगिक संबंधों की पैरवी करने वालों का तर्क यह हो सकता है कि समाज के हित के लिए हम अपने व्यक्तिगत चुनाव का त्याग क्यों करें। एक क्षण को उनके इस विचार को स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी उन्हें इन तथ्यों से परिचित होना ज़रूरी है जिससे वे किंचित अपरिचित हैं। होमोसेक्सुअलिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ के लेखक डॉक्टर जे सतीनोवर बताते हैं कि समलैंगिक अपने जीवन में 25 से 30 वर्ष गानरिया, यौन संसर्ग से उत्पन्न रोग है, गानरिया, सिफिलिस, एड्स, आंत्र संक्रमण तथा अन्य यौन संचारित रोगों से ग्रस्त रहते हैं। यानी 30 वर्ष तक, 25 से 30 वर्ष तक उन्हें ऐसे रोग हो जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित शोध बताता है कि अन्य पुरुषों की तुलना में समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कम रहने की आशंका रहती है। यानी ये कहीं ना कहीं जैविक रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है। ये पॉइंट यहाँ से उभर कर सामने आ रहा है। पूरे आर्टिकल में एक ही एक चीज़ बार बार उभर कर आ रही है कि जैविक चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, रोग संक्रमण हो सकते हैं इन सभी चीज़ों से, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो रही है और जीवन प्रत्याशा भी कम हो रही है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 2010 के अनुसार समलैंगिक पुरुषों में अन्य की तुलना में नवीन एचआईवी के लक्षण की दर 44% अधिक थी। वहीं महिलाओं के साथ यौन संबंध रखने वाली महिलाओं में बैक्टीरियल जीनोसिस, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जोखिम व्यवहार की उच्च दर पाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें जुटा लेने चाहिए। चलिए उसके बाद जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हुए, जिन्होंने स्तनपान नहीं करवाया, उनमें इसके आसार और अधिक हो गए। यानी जो यौन समस्या से पीड़ित थे, ठीक है, यानी जो यौन संबंधी रोगों से पीड़ित थे, उनमें वो महिलाएं ज़्यादा थी जिनके बच्चे नहीं हुए या जिन्होंने स्तनपान नहीं करवाया, उनमें उसके आसार और अधिक हो जाते हैं। वही शारीरिक ही नहीं, समस्याएं मनोरोगों की भी है। नीदरलैंड मेंटल हेल्थ सर्वे एंड एसिडेंस स्टडी में कहा गया कि समान लिंग यौन व्यवहार करने वाले लोगों को मनोरोग विकारों के लिए अधिक जोखिम होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि समलैंगिक जीवन की विशिष्टताओं के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के खतरे से उन्हें बचाया और चेताया जाए, न कि समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दे पर बहस को प्राथमिकता देकर नई सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों को आमंत्रित किया जाए। यानी कि पूरे आर्टिकल में हमें इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें ही सामने आई हैं। देखो,
हम इसको पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन क्योंकि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की दृष्टि से देखें तो हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष की जानकारी होनी चाहिए। तो आप दोनों ही पक्ष की जानकारी जुटा लेंगे। तो ये एक आर्टिकल था। चलिए